कोविड महामारी से हमारा प्रदेश भी परेशान रहा। बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली, चाहे वह सामाजिक स्तर की रही हों या फिर स्वास्थ्य संबंधी रही हों। राज्य सरकार ने बेहतर प्रबंधन किया, जिसकी चर्चा आज अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। हम लोग जिन जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं विधानसभा में जाकर, वो अपनी बातें रखते हैं और वहाँ के सभापति श्री हृदय नारायण दीक्षित जी आज हमारे साथ हैं, हमारे अभिभावक के रूप में हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए बधाई कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया ढंग से कोविड का नियंत्रण अपने प्रदेश में किया। पहली प्रतिक्रिया पूरे परिदृश्य पर आपकी जानना चाहेंगे। कोविड महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है लंबे अरसे से, और इसके लिए हमारे पास या दुनिया के किसी भी देश के पास कोई इसके पूर्व के अनुभव नहीं है। सब कुछ नया है, बीमारी नई है, वायरस नया है, प्रबंधन नया है, तो सब कुछ नया ही नया, उसमें से कुछ निकालना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी से लड़ने के लिए केंद्रीय सरकार के स्तर पर तमाम प्रयास किए जो दिखाई पड़ते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बार बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया, उनके साथ परामर्श किया। ये संघीय ढांचे का पूरा आदर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की चिंता की, संस्थाओं की चिंता की, राज्य के मुख्यमंत्रियों की चिंता की, सबके परामर्श लिए, उस आधार पर रोकथाम का काम आगे चला। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने लगातार कोविड से जूझने का काम किया। प्रातःकाल 6 बजे, 6:30 बजे उठकर और 7:30 बजे अधिकारियों की बैठक, फिर दोपहर में बैठक, फिर रात में बैठक, ऐसा प्रबंधन पहले नहीं देखा गया। उनके इस प्रयास के परिणाम भी आए। एक पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर देने की स्थिति थी, लेकिन उनके प्रयासों के परिणाम दिखाई पड़े कि धीरे धीरे इस बीमारी के संक्रमित लोग घटते चले गए, और जहां फिर से आवश्यकता हुई वहां फिर से उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन जैसी या धारा 144 के माध्यम से तमाम उपायों से उन्होंने उत्तर प्रदेश को इस तरह के प्रबंधन में नेतृत्व दिया। जहाँ तक प्रश्न है इस बात का कि आज कोविड के प्रबंधन को लेकर हम कहाँ खड़े हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते कह सकता हूँ कि ऐसा प्रबंधन अन्य देशों या राज्यों में नहीं हो पाया। इस प्रबंधन की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी रही, और उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद, मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, विधानसभा तक सीमित रहूँगा, उसके सदस्यों ने अपना विधायक निधि को मुख्यमंत्री को सौंपकर कोविड से संघर्ष में लगा देने का अनुरोध किया। हमारे विधायकों ने अपना वेतन भी दिया, वेतन का एक हिस्सा, 1/3 जो अभी भी दिया जा रहा है। हमारे विधायकों ने स्वयं अपने प्रयास से अथवा सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से शुरुआती दौर में भोजन का प्रबंधन, आवास का प्रबंधन, इस तरह का प्रबंधन विधायकों ने बहुत खुलकर किया, जमकर किया। और फिर बात आई उस बिंदु पर कि भारत के संविधान में विधानसभा में अथवा लोकसभा में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल बैठक में नहीं होना चाहिए। ये क्रम सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर ही आया कि हमारे 6 महीने पूरे हो रहे थे, बाकी के नहीं पूरे हो रहे थे। हमारे पास कोई अनुभव नहीं था पहले इस तरह की महामारी के समय सदन चलाने का, हमारे पास नहीं था, कोई बात नहीं थी। भारत की किसी भी विधायी सदन में ऐसा अनुभव नहीं था, और हम लोगों ने विपक्ष के साथ बैठकर, सत्ता पक्ष के साथ बैठकर, तमाम अधिकारियों के साथ बैठकर, पत्रकारों के साथ बैठकर एक तरीका निकाला कि कैसे हम बैठक कर सकते हैं और कैसे हम माननीय सदस्यों के बैठने का प्रबंधन कर सकते हैं, और उसमें हमें सफलता मिली। सत्र चला, क्वालिटी की बहस हुई, और ये कोरोना के दौर में चला। मुझे विपक्ष का भी सहयोग मिला, ये एक नई बात थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो भी प्रबंधन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, तो उसमें नवाचार, नई बातें, नए तरीके, इस पर काफ़ी परिश्रम हुआ, और उत्तर प्रदेश के लोग इसीलिए योगी जी के प्रबंधन की प्रशंसा करते हैं। और बड़ी बात है कि WHO ने, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने भी इनके प्रबंधन की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी प्रशंसा की है उत्तर प्रदेश की। हम अध्यक्ष के रूप में आपके प्रतिष्ठित समाचार के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को प्रोटोकॉल का
कोरोना शिष्टाचार का पालन करना चाहिए हर तरह से। 2 गज की दूरी, मास्क और हाथों का साफ रखना। अगर ये जनमानस की तरफ से 100% से सफलता मिली तो हम कह सकते हैं कि तीसरी लहर चिकित्सा विज्ञानियों द्वारा जिसकी आशंका जताई जा रही है, उस तीसरी लहर का कुप्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा अगर हम अनुशासित होकर रहें तो। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही बात है कि प्रशासन ने जो कार्य किया है और सतर्कता के लिए पब्लिक जो है, जो हम लोग हैं, सब लोग आप लोगों के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो तीसरी लहर आ रही है, या फिर कहें कि जो परिस्थिति आपने देखी है, उसके आधार पर बच्चों पर इसका जो ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, आपकी अपनी राय क्या होगी एक अभिभावक की हैसियत से? बिल्कुल, चिकित्सा वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि तीसरी लहर का प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, ज़्यादा पड़ सकता है। हमारा ये मानना है कि हम अगर उत्तर प्रदेश के निवासी सभी बच्चों के गार्जियन, हम भी गार्जियन हैं बच्चों के, आप भी गार्जियन हैं, सभी बच्चों के संरक्षक ये तय कर लें कि तीसरी लहर को नहीं आने देना है, तो तय करना तो बड़ा एक संकल्प होगा। उस संकल्प में केवल छोटी छोटी 3 बातें हैं कि मास्क लगाए रखना। अभी तक तो कल या परसों मैं किसी समाचार चैनल पर देख रहा था कि एक ने इंटरव्यू में बताया कि हम तो इसलिए मास्क लगाए हैं कि हम पुलिस को डरते हैं, नहीं हम तो न लगाए हैं। तो अगर इसका पालन कर लिया जाए तो हमारे पास चिकित्सा का ढांचा, अस्पतालों का ढांचा ये 1.5 साल में काफ़ी बढ़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी दूर तक इसको मजबूत किया है। अगर ये 3 सूत्र जो मंत्र हैं इनका पालन होगा तो मुझे नहीं लगता कि तीसरी लहर कोई हमारा नुकसान कर पाएगी। एक बात आपने कही थी अपनी किसी चर्चा में, वर्चुअल कन्वर्सेशन में, वो ये कि आया जो घरों में काम करती हैं, शहरों में विशेष रूप से वो होते हैं, यहाँ ऐसे लोग होते हैं कि उनकी पत्नी भी कमा रही है, वो भी कमा रहे हैं, सब ड्यूटी जा रहे हैं, आया के भरोसे बच्चे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसको आपने उद्धृत किया है। तो इस समस्या से आप कैसे समझते हैं, क्या कुछ सुझाव देंगे ऐसे लोगों के लिए? बच्चे तो प्रत्येक व्यक्ति और व्यक्ति के अलावा प्राणी, चाहे चिड़ी पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, बच्चे सबको अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, पोषण के लिए लोग अपना स्वयं का हित न देखकर बच्चों के बारे में सोचते हैं। और हमारा ये सोचना है कि बच्चों की चिंता, बच्चों का पोषण, बच्चों की शिक्षा, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, भोजन, ये सब देकर ही हम शक्तिशाली भारत की नींव रख सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो, आपने स्वयं कहा, संरक्षक की भूमिका में, अभिभावक की भूमिका में हैं, तो हम लोग तो विदा होते लोग हैं, भूतपूर्व होने को तैयार और तत्पर हैं। नहीं, आप लोगों का मार्गदर्शन तो ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो कल का भारत होगा वो भारत इन्हीं बच्चों में से निकल कर आएगा। और हमको विश्वास है कि लोग इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगे। और यूनिसेफ के आयोजन में मैं बैठा था, तो वो संस्था भी बच्चों के लिए काम कर रही है। एक चीज़ और जानना चाहें, जब बच्चों की बात चल ही रही है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर आप देखें कि भविष्य को लेकर है, तो बच्चों का है। स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, शिक्षा की जो स्थिति थी, किताब से जो पढ़ करके ज्ञान अर्जन किया जाता है, मोबाइल या कहीं और से, वो प्रभावशाली नहीं होता है। तो आप एक अभिभावक की हैसियत से सरकार को या फिर जो भी लेजिस्लेटिव्स हैं उनको क्या कहें, कैसे स्कूलों की फिर से वही पढ़ाई की खास व्यवस्था हो? जैसे ही कोविड का वातावरण संतोषजनक स्थिति तक आता है, जहाँ पर हमको ऐसा अनुभव आएगा, हमको यानी जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनमें हम भी हैं, जहाँ पर ऐसा ये प्रतीत होने लगेगा कि हम स्कूल खोल सकते हैं, बच्चों को अब बाहर निकलने की, घूमने की आज़ादी दे सकते हैं, जब पैसा लगेगा तब से स्कूल चलने लगेंगे। और जो पुस्तकों वाली बात कही, उसका तो मैं खुद अनुभवी हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं। तो किताब का मज़ा दूसरा है। और वही कुछ लोग हमको, नए मित्र जो हमारे कम उम्र वाले मित्र हैं, वो बहुधा कहते हैं कि इसमें दबा दीजिए तो अरस्तु मिल जाएगा, इसमें दबा दीजिए तो ये कर दीजिए तो ये मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो किताब में ज़्यादा आनंद आता है, और ग्राह्य ज़्यादा होता है। ये पूरा परिदृश्य आपने देखा है, हर जगह कोई ना कोई सीख ली जाती है। कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, उससे कोई ना कोई सीख तो मिलती ही है। इसमें आपने देखा कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्या दशा रही, लूट मची थी कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए लोगों ने खर्च किए उस पर, बहुत बड़ा खर्च हुआ।
लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल्स की भूमिका रही, सराहनीय रही, बहुत बड़ी रही, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर में चला जा रहा है, उसको यहाँ देखा गया कि ये दो जो प्राइवेट सेक्टर इसमें हैं वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए। आपकी व्यक्तिगत राय? मैं आपके इस प्रश्न जिसके साथ विचार भी है उससे सहमत हूँ, लेकिन आपकी ये बात ठीक है कि इस महामारी के दौरान जो प्राइवेट अस्पताल संचालित हो रहे थे उनमें से अधिकांश की भूमिका उचित नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में अब बच्चों पर बारी आ रही है, वो तो हमारे भविष्य है, उसको देखते हुए कोई सतर्कता इस दृष्टिकोण से? सरकार ने अभी कई प्राइवेट अस्पतालों पर छापे मारे हैं, कार्रवाई हो रही है, ये जानकारी सरकार के पास है, सरकार सक्रिय है। चलते चलते एक बात और जानना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। बच्चे तो हुए, मान लीजिए कि उसमें लड़का है तो समाज के साथ कदम ताल कर करके और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए बढ़ जाएगा, लेकिन बच्चियां जो हैं वो लालन पालन दूसरी जगह होगा, कोई न कोई अभिभावक उनका रहेगा। ऐसी स्थिति में बाल विवाह की एक संभावना फिर से नज़र आ रही है कि इतनी बड़ी संख्या में हो सकता है कि इस तरफ भी समाज बढ़ जाए कि भाई लड़की दूसरे की जल्दी से शादी कर लो। एक इस दृष्टिकोण से पूछते हैं। अभी इस विषय में कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, ये संख्या भी देखनी पड़ेगी, क्या इतना ज़्यादा हो गए हैं कि पूरा समाज का ढांचे बदल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं दिखाई पड़ेगा। और कोई बात आपके मन में जो हम सबसे शेयर करना चाहते हैं? आपको धन्यवाद और बधाई सुंदर प्रश्न पूछने के लिए, और आप यशस्वी हों, बड़े हों, और आकाशवाणी तो पुराना माध्यम है हम लोगों का, तो उसका भी प्रभाव बढ़े। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला।